सर क्लासेस फिजिकली रहेंगी कि वो जूम पे? अभी तो जूम पे ही चलेगी, अभी फिलहाल तो देखते हैं जो फैसला क्योंकि होगा। सर जी। क्योंकि सर लैब्स का पता चला है कि वो ऑफलाइन हो गई है सारी लैब। लैब्स तो ऑफलाइन हो गई हैं, लेकिन थ्योरी क्लासेस तो अभी ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो जब वो थ्योरी क्लासेस का कहेंगे और फिजिकली, तो फिजिकली स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी वो फिजिकल मतलब वो ये अभी तो ऑफ सर फाइनल पेपर ऑनलाइन चल रही है जी। फाइनल पेपर का फाइनल पे फाइनल नहीं उसका अभी पता सर, नहीं, थैंक फाइनल पेपर का आप देखें क्या फैसला होता है। आगे क्लासेस का थ्योरी का क्या फैसला होता है। अभी तो फिलहाल थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो जब कहेंगे कि फिजिकली क्लास हो जाए तो फिर वैसे करेंगे। अच्छा जी, स्टैक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, और ये आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले को भी। पढ़ा है कभी ये लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट? यस सर। सर डबल आईसीटी में पढ़ा था। अच्छा, डबल एच डी में पढ़ा था, सही है। लीफो फीफो। जी। तो लिफो डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो मतलब होता है कि फीफो तो होता है क्यू, ठीक है ना, क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन लिफो जो है स्टैक है, बिल्कुल क्यू का उलट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा सबसे पहले जो है वो एग्जिट होगा, सबसे पहले आउट होगा। तो तो अच्छा, शेख रमीज आप क्या कहना चाह रहे हैं, केसेस समझ में नहीं आया। तो इसमें होगा क्या, देखें फॉर एग्जांपल, ये आपका स्टैक है, ठीक है, और ये एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, इसको हमें स्टैक में रखना है। ए बी सी डी, ठीक है, ये एलिमेंट है फॉर एग्जांपल। अब ये होगा क्या कि अब इसके अंदर एक ही पॉइंट होता है, इंसर्शन और डिलीशन का एक ही पॉइंट होता है स्टैक के अंदर, और उस पॉइंट को हम कहते हैं टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक। यानी कि इसी पॉइंट से इंसर्शन होगी स्टैक में, और इसी पॉइंट से डिलीशन होगी। सिंगल पॉइंट होता है इसके अंदर, इस डेटा स्ट्रक्चर में। असल में होता है क्या, स्टैक एक तरह का एरे ही होता है, ठीक है। जैसे एरे में होता है ना, एरे इस तरह का एरे ही होता है, लेकिन एरे के अंदर जो है ना, एक वेरिएबल के जरिए से हम जो है मेंटेन कर लेते हैं कि जो आइटम पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे आखिर में आउट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ए को हमने इंसर्ट किया, अच्छा इंसर्ट करने के लिए जाहिर है टॉप से इंसर्ट करेंगे, लेकिन टेक्निकल टर्म जो यूज होती है स्टैक के अंदर इंसर्शन के लिए, वो है पुश, ठीक है। पुश का मतलब क्या है कि मतलब ये पुश ऑपरेशन यूज होता है स्टैक के अंदर, कोई वैल्यू इंसर्ट करने को कहते हैं पुश ऑपरेशन। तो फॉर एग्जांपल पहले ए पुश हुआ तो ए स्टैक में आ गया, और ये इसके इंडेक्स 1 में आ गया। फिर बी पुश हुआ, बी स्टैक में आ गया, ठीक है, इसके सेकंड इंडेक्स में। और फिर सी पुश हुआ, सी सेकंड इंडेक्स में आ गया, और फिर डी पुश हुआ, डी जो है इंडेक्स में आ गया। तो ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है स्टैक के अंदर। और अगर हम और करना चाहें और भी कर सकते हैं, ई एफ ई करना चाहें तो ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। तो ये हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिए कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन करते हुए बताया जाता है कौन सा एलिमेंट हम स्टैक के अंदर रखवा रहे हैं। एक होता है पॉप, ठीक है, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है कि स्टैक से हम कौन सा एलिमेंट निकलेगा, अब स्टैक से निकलेगा वही जाहिर है जो सबसे टॉप पे पड़ा होगा। सबसे टॉप पे क्या वैल्यू रखी है, एफ, एफ रखा है ना, तो एफ सबसे पहले पॉप होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि एफ पॉप हो गया, अब एफ पॉप हो गया उसके बाद कौन सा पॉप होगा, ई, ठीक है, ई पॉप होगा। इस तरह से फिर डी, डी पॉप हो, ई पॉप सर हो गया, फिर डी पॉप होगा जी। सर इसमें मतलब मिडिल से कोई डिलीशन नहीं हो सकती? नहीं, मिडिल से नहीं हो सकती।
अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चाहूँ कि अब बी को डिलीट, बी को पॉप करना चाहूँ, सी को नहीं, सी को रखा रहे सी, और बी पॉप करना चाहूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे सी को पॉप करना पड़ेगा। सी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल सी बाहर आ गया, फिर उसके बाद जो है ना मैं बी को पॉप करूंगा, उसके बाद बी पॉप होगा, ठीक है, और आखिर में ए पॉप हो गया। तो अब आपने देखो जिस ऑर्डर के अंदर हमने वैल्यूज को रखवाया है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है ना वैल्यूज जो है वो पॉप होके स्टैक से बाहर आई, उसके रिवर्स ऑर्डर। तो इसके अंदर यही फिनोमेना होता है कि जिस ऑर्डर के अंदर पुश की जाती है वैल्यूज, उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है ना वैल्यूज जो है उनको पॉप किया जाता है स्टैक के अंदर। तो ये इसका बेसिक फिनोमेना। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, इसके लिए ये क्यों जरूरी है स्टैक, मतलब ये इसका क्या फायदा है कि हम जिस ऑर्डर में पुश करें उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप हो रहा है, कोई फायदा है इसका? इस डेटा स्ट्रक्चर का क्या फायदा है? पुश, और एक तरफ से पुश कर रहे हैं और मतलब एलिमेंट जो है पॉप किया जा रहा है, इसका कोई यूजेज आपको नजर आता है कहीं पर कंप्यूटर साइंस में? कहीं यूजेज नजर आ रहा है इसका? जी, रिप्लाई करें, कोई पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लें। कोई मसला नहीं है, कोई जहन में आ रहा हो कि भाई जो चीज़ हम रख रहे हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऐसा कहीं नजर आता है आपको? सर मार्केटिंग में हो सकता है। मार्केटिंग लाइन डेटाबेस, कोई मतलब किसी भी स्टोर की कोई डेटाबेस बनानी हो तो उसके मेरे ख्याल से यूज हो सकता है। अच्छा अच्छा, इसमें वलीद कह रहे हैं बैक बटन प्रेस करेंगे तो होता है। अच्छा, मैं आपको इसके थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ चीज़ें। मिसाल के तौर पे इसको हम मिटा देते हैं सबको। देखिए, आपने फोल्डर तो विंडोज़ में सबने यूज़ किया ना, फोल्डर बनाए भी हैं। अब एक फोल्डर ए है, ठीक है। पहले फोल्डर से पहले चले एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ ताकि और पहले क्लियर हो जाए चीज़ें। देखिए, आपने इंटरनेट में हिस्ट्री मेंटेन होती है ना, हिस्ट्री देखी होगी, वेबसाइट्स आप खोलते हैं तो इसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है ब्राउज़र के अंदर, क्रोम वगैरह में, तो हिस्ट्री मेंटेन होती है। तो सबसे जो रिसेंट वेबसाइट होती है वो सबसे टॉप पे नज़र आती है आपको, ऐसे ही होता है ना हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे लास्ट वेबसाइट आपने विजिट की है वो सबसे टॉप पे नज़र आती है, ठीक है। उससे पहले वाली पे उसके बाद नज़र आएगी, उससे पहले वाली उसके बाद। ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होता है। जिस ऑर्डर के अंदर आपने वेबसाइट विजिट की उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर टॉप से जो दिखाता है, इस तरीके से हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। तो ये भी एक तरह का लीफो आर्किटेक्चर आपको नजर आता है। या फिर आप देखें मोबाइल के अंदर आपके पास जो एसएमएस आते हैं, तो सबसे जो रिसेंट एसएमएस आता है वो सबसे टॉप पे आपको नजर आता है, ठीक है ना। इस तरह से जो ऑल्डर एसएमएस, मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन टॉप पे आएगी, और फिर जो ऑल्डर होंगे वो उसके नीचे फर्दर आपको नजर आते जाएंगे। इस तरह ईमेल्स के अंदर भी आप देखते हो, ईमेल के अंदर जो सबसे लेटेस्ट ईमेल आई हुई होती है वो आपको टॉप पे नजर आती है। सबसे आखिर में जो ईमेल आई हुई होती है वो आपको टॉप पे नजर आती है। ये डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फायदे हैं, ठीक है ना, स्टैक के, कि जो जब हम मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर हमें स्टैक काम में आता है, कि जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमने विजिट किए या लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो टॉप पे हमें दिखाई दे। तो उसके लिए जो है ना वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन हम ये हिस्ट्री जो है ना, ये इसके अंदर ये ट्रू स्टैक नहीं है। ट्रू स्टैक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हिस्ट्री के अंदर या एसएमएस में कोई बहुत जो टॉप पे एसएमएस आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे वाला भी नजर आ रहा है, उसके नीचे वाला भी नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहो तो ये एसएमएस आप डिलीट कर सकते हो इसको डिलीट किए बगैर। ये जरूरी नहीं होता कोई बीच में एसएमएस डिलीट करना है तो पहला एसएमएस डिलीट करो, ऐसा नहीं होता। कोई सा भी एसएमएस आप डिलीट कर सकते हो
और टॉप वाला SMS आप एज इट इज मौजूद है, कोई बीच में से आपने डिलीट कर दिया। ईमेल में भी ऐसा ही होता है, कोई बीच में से कोई ईमेल डिलीट कर दो आप, ऊपर की ईमेल मौजूद है, बीच में से कोई ईमेल डिलीट कर दी। हिस्ट्री में भी आप ऐसा कर सकते हो। तो इसलिए हम ये ट्रू स्टैक की एग्जांपल्स नहीं है, ये ट्रू स्टैक के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं होता कि कोई इन बिटवीन आप कहीं से डिलीशन कर सकें। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत तो ये स्टैक है, लेकिन डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर चेंजेस कर दी गई हैं ताकि वो सहूलत के लिए। तो इसलिए हम उसको ट्रू स्टैक की एग्जांपल्स नहीं कहेंगे, लेकिन स्टैक का बिहेवियर हमें नजर आता है इन एप्लीकेशंस के अंदर। तो ट्रू स्टैक की एग्जांपल्स आपको पता है कि भाई पॉसिबल ही ना हो सके बीच में से डिलीशन? ऐसी कोई एग्जांपल है आपके सामने? क्योंकि यहाँ तो डिलीशन हो सकती है बीच में से कहीं से भी। जी, कोई जहन में ऐसी एग्जांपल है कि डिलीशन ही पॉसिबल ना हो जब तक कि ऊपर वाली एलिमेंट? अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, फोल्डर्स, क्रिएशन ऑफ फोल्डर्स, शुएब ने बताया। तो ये सही जवाब दिया इन्होंने। तो फोल्डर्स जो है ना, फोल्डर्स, तो फोल्डर फॉर एग्जांपल आपने एक फोल्डर बनाया ए, ठीक है, एक फोल्डर बनाया ए, और ए फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया बी, और उस बी फोल्डर में एक और फोल्डर आपने बनाया सी। ठीक है, 3 फोल्डर बन गए, ए और बी और सी। लेकिन ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है। तो आप ए में गए, ए के अंदर जाने के बाद आप फिर बी में चले गए, बी में जाने के बाद आप सी में चले गए, अभी आप सी में मौजूद हैं। ठीक है, तो फिर अगर मैं बैक करूंगा, मैं कहाँ आऊंगा? अगर बैक का बटन प्रेस करूंगा, मैं कहाँ आऊंगा? सी पे मैं मौजूद, बी पे आऊंगा। सही बात है। ऐसा हो सकता है कि मैं सी पे बैक करूं और ए पे आ जाऊं, सिर्फ एक मरतबा बैक का बटन प्रेस करूं और ए पे आ जाऊं? ऐसा हो सकता है कि सी से मैं डायरेक्ट ए पे आ जाऊं विदाउट गोइंग इनटू बी? ऐसा पॉसिबल है? नो सर, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप आ सकते हैं लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैक स्पेस हाँ के जरिए आप बी पे नहीं। हाँ, बैक स्पेस के जरिए बिल्कुल सही बताया, नहीं जा सकते। या दूसरे तरफ से मैं चले एक चीज और बताता हूँ क्या ये पॉसिबल है कि बी डिलीट हो जाए? अब ए में आप गए, ए में जाके आप ये चाह रहे हो सी मौजूद रहे लेकिन बी डिलीट हो जाए, लेकिन सी मौजूद नहीं रहे? सर, ऐसा हो सकता है? नो सर, ऐसा पॉसिबल नो नहीं। सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि जाहिर है इसमें डिपेंडेंसी है। तो वो स्टैक के अंदर ना, ट्रू स्टैक के अंदर डिपेंडेंसी होती है कि एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है ना, कि जैसे ए बी सी, जो एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे, ठीक है ना, तो हर एलिमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, जब तक आप सी पॉप नहीं करोगे उस वक्त तक बी पॉप नहीं कर सकते ना। इस तरह से बिल्कुल वही चीज है कि अगर मुझे अगर फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है मैं ए डिलीट कर दूंगा, बी सी बाकी रहता है? जाहिर है वो भी नहीं बाकी रहेंगे, वो भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मैं ए डिलीट करूंगा तो वो करेगा क्या? पहले वो सी को डिलीट करेगा, फिर बी को डिलीट करेगा, फिर आखिर में ए को डिलीट करेगा। वो सारे पहले चिल्ड्रंस को डिलीट करता हुआ आता है और एट द एंड वो जाके वो है पेरेंट को डिलीट करता है। तो ताकि डिपेंडेंसी होती है वो उस वजह से। तो ये आपको एक ट्रू एग्जांपल है स्टैक की। ये स्टैक की ट्रू एग्जांपल है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एलिमेंट बीच में से डिलीट हो जाए और उसका चाइल्ड बाकी रहे, यानी कि उसके अंदर जो चीज है वो बाकी रहे। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रू एग्जांपल आप कह सकते हो स्टैक की। और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने सी शार्प में फंक्शंस पढ़े? फंक्शंस, यस जी सर, पढ़े हैं। फंक्शन आपने पढ़े होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम से आपने कॉल किया कोई फंक्शन है। ठीक है, आपने मेन प्रोग्राम से कॉल किया फंक्शन ए, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं उसको, सिर्फ ए लिखते हैं। सिर्फ आपने ए कॉल किया, कॉल ए, ठीक है, ये फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, अब आपने ये कॉल कर लिया, ये मेन प्रोग्राम है आपका, यहाँ से ना मेन प्रोग्राम है। अब आपने कॉल ए कर लिया। अब ए के अंदर क्या हुआ है, ए का फंक्शन में लिख रहा हूँ। ए के अंदर, ए के फंक्शन में ना एक और फंक्शन कॉल हो रहा है बी। ए का फंक्शन एक और फंक्शन कॉल कर रहा है बी को, ठीक है, बी को। और बी में क्या हो रहा है,
बी का फंक्शन एक्चुअली एक और फंक्शन कॉल कर रहा है सी को, बी का फंक्शन एक और फंक्शन कॉल कर रहा है सी को, और सी के फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है, कुछ कोड है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जब मैंने लिखा कॉल ए, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा? सर बी होगा। बी हो। बी। यस सर। सी नहीं होगा सर सी होगा पहले, जी, सी कंप्लीट नहीं होगा पहले? सी साला सी कंप्लीट होगा, फिर बी कंप्लीट होगा, फिर हाँ देन ए कंप्लीट होगा। बिल्कुल, पहले सी कंप्लीट होगा क्योंकि सबसे पहले वो होगा क्या कि पहले कॉल ए के लिए कॉल किया, तो ए ने जाके किसको कॉल किया? बी को, और बी ने जाके किसको कॉल किया? सी को, ठीक है। तो आखिर में जो चलेगा वो सी होगा। जब तक सी कंप्लीट नहीं होता बी डिपेंडेंट रहेगा, बी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही सी कंप्लीट होगा फिर बी हम कहेंगे बी कंप्लीट हो गया। जब बी कंप्लीट होगा तब जाके जो है वो ए वेटिंग में रहेगा, तब जाके ए कंप्लीट होगा जब बी कंप्लीट होगा। तो होगा क्या कि जिस ऑर्डर के अंदर फंक्शन को कॉल किया है उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर फंक्शन की कंप्लीशन होगी। पहले सी कंप्लीट होगा, फिर बी कंप्लीट होगा, फिर ए कंप्लीट होगा। ये भी ट्रू एग्जांपल है स्टैक की, ठीक है ना। यहाँ पर भी डिपेंडेंसी है। तो इस तरह प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जगहों पे स्टैक इम्प्लीमेंटेड है, और जगह जगह पे, ताकि डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो है ना एक चीज जब कंप्लीट हो जाए फिर उसका जो है बाद में कंट्रोल दूसरी तरफ ट्रांसफर हो, तो वहां पर भी स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बता दी, ये फोल्डर्स की या फंक्शंस की। ये तो मतलब और भी होता है, और जगहों पे भी है कंप्यूटर्स का तो, लेकिन मतलब ये थोड़ी छोटी मतलब दो तीन चीजें जो आप जिससे फेमिलियर हो, ये चीजें जो है ना ट्रू एग्जांपल है स्टैक की। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी के अंदर कुछ भी लाइन ऑफ कोड, या शुएब ने सवाल किया बी के अंदर लाइन ऑफ कोड हो, तो बी के अंदर कोई भी लाइन ऑफ कोड हो, जाहिर है पहले तो अगर उसने सी कॉल कर लिया, सी कॉल करने के बाद बी में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी चलेगा। जब बी खत्म होगा फिर ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा ए को। सर ऐसे तो पहले बी चल गया ना। हाँ बिल्कुल, पहले सी चलेगा सबसे पहले, उसके बाद बी चलेगा, फिर ए चलेगा। कंप्लीट कंप्लीट चलेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ कि ये जो कॉल करा कंप्लीट सबसे पहले सी होगा, फिर बी कंप्लीट होगा, फिर ए कंप्लीट होगा। ए कंप्लीट सर होने जैसे शुएब ने बात की कि लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है कुछ बी पार्ट में, सो पहले लाइन ऑफ कोड चलेगा, फिर सी कॉल होगा, उसके बाद फिर अगर पहले कोड लिखा है तो पहले लाइन ऑफ कोड कॉल होगा, फिर सी चलेगा, फिर उसके बाद जो है तो वो सर स्विच होगा नीचे तो सर ऐसे तो फिर स्टैक की ट्रू एग्जांपल नहीं रही ना। रहेगी, क्योंकि जब तक बी कंप्लीट नहीं होता ए कंप्लीट हो ही नहीं सकता। वो एग्जांपल है, क्योंकि ए ने कॉल किया हुआ बी को, जब तक बी कंप्लीट नहीं हो जाता ए कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ये वेटिंग में रहेगा। तो सर प्रिंट से पहले सी फंक्शन के बी में प्रिंट से पहले आप लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और वो भी प्रिंट हो रहा है, तो पहले बी चल गया तो फिर ये स्टैक नहीं रहेगा ना, क्योंकि पहले बी चल जा रहा है, पहले सी चलना देखो चाहिए। बेटा, जिस ऑर्डर में कॉल किया है ना उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट होगा। मैं कंप्लीट होने की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट। कंप्लीट का मकसद है फंक्शन तो कंप्लीट कब होता है। तो कंप्लीट तो जब ही होंगे ना, पहले जब वो बी ए से बी, पहले कॉल ए हुआ, ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया, कंप्लीट कौन सा पहले होगा? सी। सी पहले कंप्लीट होगा ना। जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा बी उस पर तक वेटिंग में रहेगा। बी, क्योंकि बी ने कॉल किया है सी को, तो बी जब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक सी कंप्लीट नहीं हो जाता। जब सी कंप्लीट हो जाएगा फिर बी की एंडिंग आएगी, फिर बी कंट्रोल ट्रांसफर करेगा ए को, और ए भी जाहिर है वेट कर रहा होगा कि बी कंप्लीट हो जाए। तो रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीशन हो रही है, जिस ऑर्डर में कॉल किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीशन हो रही है। ये बात क्लियर है? आपने ऐसा करके देखा है कभी? पहले करके देखिएगा वैसे प्रोग्राम, ऐसा बना के देखिएगा, ओके सर। तो उसमें आपको क्लियर होगा कि एक फंक्शन बनाइएगा, उसको दूसरा फंक्शन कॉल कीजिएगा, उसको दूसरे को तीसरा कीजिएगा, और हर फंक्शन के अंदर ना एक पॉज लगा दीजिएगा, पॉज करके ना एक स्टेटमेंट लिख दिया कि जो है वो वेट कर रहा है वो, तो वो जैसे ही वो की प्रेस करेंगे आप अगली फंक्शन में चले जाएंगे, फंक्शन ए सी कंप्लीट हो जाएगा, बी फिर उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखाएगा वो। लॉजिक इसी तरह से बनती है। इस तरह से आप ये और भी बता सकता हूँ, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। जैसे फोर का लूप है ना, फोर का लूप आपने नेस्टेड लूप पढ़े? फोर का लूप है, यस सर। फोर के अंदर एक और फोर का लूप, ऐसा नहीं पढ़ा?
ये सर Nested पड़ा। पढ़ा होगा ना ऐसे। इस तरह Yes, sir. ये नेस्टेड लूप है। तो पहले कौन सा लूप कंप्लीट होगा? लास्ट वाला, लास्ट वाला। ये थर्ड वन। फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये इसके वेटिंग में रहेगा ना। जैसे ये Yes, कंप्लीट sir. होगा फिर ये कंप्लीट, इसके बाद ये कंप्लीट होगा, उसके बाद सबसे आउटर वाला कंप्लीट। ये भी स्टैक है। Yes, sir. ये Yes, sir. स्टैक है। इस तरह बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर इंप्लीमेंटेड है स्टैक के अंदर। तो वो चीजें हैं। इफ एल्स के अंदर भी इफ नेस्टेड इफ होता है, एक के इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ। तो वो इस तरह से बहुत सारी चीजें इस तरह से इंप्लीमेंटेड है। तो बहरहाल यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसकी एग्जांपल देख ली। दोबारा आते हैं स्टैक पे, और इस मर्तबा हम देख लेते हैं कि स्टैक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल, वो समझ लें। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया एरे ही होता है, लेकिन एरे के अंदर एरे को इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि अब देखो जो होता क्या है इसमें, शुरुआत में होता क्या है कि समझो सबसे पहले तो स्टैक खाली है। ठीक है, सबसे पहले समझो स्टैक खाली है बिल्कुल। और जब स्टैक खाली होता है ना, तो उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोई भी इसका भी एक वेरिएबल होता है। देखो उसको स्टैक बनाने की दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो एरे रिक्वायर्ड है, ये आपका समझो एरे है। ठीक है, ये जो बनाया मैंने ये एरे है। और ये एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है जो कि लीफो का जो मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करता है, यानी कि वो मेंटेन करेगा टॉप की। वैसे वेरिएबल का नाम मैंने टॉप रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं। वेरिएबल का नाम मैंने टॉप रख दिया, और उस टॉप वेरिएबल के अंदर वो एक्चुअली हैंडल करेगा कि जो एलिमेंट आखिर में पुश हुआ है वो सबसे पहले पॉप हो। ठीक है, तो वो इस वेरिएबल के जरिए से हम हैंडल करेंगे। इंसर्शन और डिलीशन का जो मैकेनिज्म है पुश और पॉप का, वो इस वेरिएबल के जरिए से हम मेंटेन करेंगे। तो होता है क्या है, जब शुरू में एरे खाली होता है ना, बिगनिंग, तो बिगनिंग के अंदर फॉर एग्जांपल ये इंडेक्सेस मैंने बना रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इंडेक्सेस हैं और 6 तक ले गए चले। अब ये इंडेक्सेस हैं ये देखिए हमारे, हमने थियोरेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि टॉप की वैल्यू हमेशा क्या होती है, टॉप की वैल्यू होती है हमेशा लोअर बाउंड -1। इस एरे का लोअर बाउंड क्या है, मैंने लिख बनाया एरे, इसका लोअर बाउंड क्या है? 1 1 1। सही बताया 1। ठीक है, तो लोअर बाउंड की वैल्यू जो भी होगी उसमें -1 करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। टॉप की वैल्यू हमेशा शुरू में जब खाली हो, स्टैक जब खाली हो, एरे जब खाली हो, उस वक्त टॉप की वैल्यू जो है वो हमेशा लोअर बाउंड -1 होती है। अच्छा, लोअर बाउंड मैंने इसलिए लिखा है आपको क्योंकि अगर देखो ये तो हमने थियोरेटिकली पढ़ा है, तो मैंने लोअर बाउंड को 1 से स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप C# में जाओगे तो एरे का पहला इंडेक्स तो 0 होता है ना वहाँ पे। C# में तो एरे का पहला इंडेक्स 0 होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ही चलता है। पहला इंडेक्स एरे का 0 होता है, तो उस सूरत में लोअर बाउंड -1 क्या होगा? उस सूरत में लोअर बाउंड -1 क्या होगा? -1 -1। यानी कि ये -1 आप जब रखोगे टॉप की वैल्यू -1 होगी उस वक्त जब C# के अंदर जो है वो ज़ाहिर इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसको वो देखेगा। लेकिन हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 1 मैंने रखा, तो 1 चूंकि लोअर बाउंड लिया हुआ है यहाँ पर मैंने, तो 1 - 1 जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर टॉप की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 रखी है। तो टॉप का आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप की वैल्यू इनिशियली हमेशा लोअर बाउंड -1 होती है। ठीक है, तो वो अभी हमने जो है वो 0 रखी है अपनी एग्जांपल में। तो अब देखो उसमें होता क्या है, अब मैंने कोई वैल्यू पुश की, ठीक है, कोई वैल्यू पुश की। अब वो पुश हमेशा क्या हो, तो पुश करने से पहले वो हमेशा टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि टॉप की वैल्यू इस वक्त 0 है। ठीक है, तो वो करता क्या है, जब भी पुश ऑपरेशन होता है, पुश ऑपरेशन करने से पहले वो टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, सॉरी टॉप +1, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, टॉप के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाता है हर मर्तबा जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये मैं बता रहा हूँ पुश ऑपरेशन के लिए। जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा टॉप की वैल्यू जो है वो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 होगी। ठीक है, तो अभी आपको पुश करवाना है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज हैं
ए बी सी डी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं वो पुश करवाना है। तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज है, अब ए को पुश कराना है, ठीक है, ए को पुश कराया तो लेकिन पहले आप क्या करोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से क्या हो जाएगी, जीरो प्लस वन क्या होगा, पहले टॉप की वैल्यू जीरो है ना, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। वन हो जाएगा। जब जीरो प्लस वन वन हो गया तो अब टॉप इसको इंडिकेट कर रहा है, अब टॉप इसको इंडिकेट कर रहा है, ये है टॉप, ठीक है, टॉप इसको इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर जो है वो ए, फिर यहाँ पर जाके ए को पुश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि मतलब पुश कर दें, मतलब पुश डॉट ए, सॉरी पुश डॉट ए को पुश किया जा रहा है कहाँ पर, स्टैक के, स्टैक आपको गिवन है उसके टॉप एलिमेंट पे, जिसका टॉप एलिमेंट पे हमेशा पुश होगा, ऐसे ही होगा ना, स्टैक के टॉप एलिमेंट पे हमेशा पुश होगा। अब टॉप की वैल्यू चूंकि वन है, क्योंकि आपने टॉप इज इक्वल टॉप प्लस वन कर दिया, तो अब एक जो है वो वन इंडेक्स के ऊपर पुश कर दिया गया, ठीक है, तो ए को पुश कर दिया टॉप के, जहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद दोबारा पुश करना है बी, फिर क्या करेंगे दोबारा, अगेन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, तो पहले वैल्यू टॉप की वन थी, वन प्लस वन क्या हो जाएगी, टू, ठीक है, टॉप की वैल्यू टू हो गई। अब टॉप इसको इंडिकेट करेगा, अब टॉप ये नहीं रहा, अब टॉप ये हो गया, टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो गई और अब इस पर जाके क्या पुश कर दिया, बी, या आपने कहा अब पुश करना है इस मरतबा बी, तो बी पुश हो जाएगा। इस तरह से आप सी पुश कराओगे, तो पहले टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन करोगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है, फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन करोगे डी आ जाएगा, टॉप प्लस वन करोगे ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद टॉप की वैल्यू क्या होगी, सिक्स, ऐसे ही है, यहाँ पहुंचेगा टॉप की वैल्यू सिक्स है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल स्टैक का सबसे आखिरी लिमिट है, आखिरी लिमिट को फॉर एग्जांपल इंडिकेट यहाँ पर किया हुआ है हमने मैक्स स्टैक से, कि मैक्सिमम वैल्यू स्टैक की जो है वो आप यहाँ तक दे सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू स्टैक की यहाँ तक दे सकते हो, वो क्या है आपकी सिक्स, मैक्सिमम वैल्यू सिक्स है। तो जब टॉप की वैल्यू मैक्सिमम स्टैक तक पहुंच जाए कि भाई इससे ऊपर आप दे नहीं सकते, अब सातवीं वैल्यू नहीं आ सकती, अगर हम जी को पुश करना चाहें, जी को पुश हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्स टॉप की वैल्यू मैक्स स्टैक तक पहुंच गई है, अब इसके ऊपर अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर स्पेस ही नहीं है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ना, ये कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि गुंजाइश ही नहीं है कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सके हम स्टैक के अंदर। और ये कंडीशन कब होती है, ओवरफ्लो कंडीशन कब होती है, जब टॉप की वैल्यू मैक्सिमम स्टैक के बराबर हो जाए। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर है आपको, ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। यस। अच्छा, अब ये तो था ओवरफ्लो, ठीक है। अब तो इसका इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम जब भी हम जो है ना वो ओवरफ्लो करना चाहें, जब भी हम जो है ना स्टैक के अंदर पुश करना चाहें, पुश ऑपरेशन करने से पहले हमेशा क्या करना होगा, हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, कहीं स्टैक भर तो नहीं गया। पुश करने से पहले, हर मर्तबा पुश करने से पहले ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैक फुल हो गया। और वो ओवरफ्लो कंडीशन क्या है कि जब टॉप बराबर हो जाए, तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, जब टॉप की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, मैक्सिमम स्टैक के, टॉप की वैल्यू बराबर हो जाए मैक्स स्टैक के, तो उस वक्त ये ओवरफ्लो कंडीशन है। इस वक्त जो है कोई भी चीज स्टैक के अंदर रख नहीं सकते, जगह नहीं है, स्टैक में जगह नहीं है, ये ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ओवरफ्लो कंडीशन में, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्लियर है ओवरफ्लो। सर ये इसकी मैक्सिमम आवाज आवाज नकाश आपकी सही नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड। जी सर, आप सही है।
हाँ आप मैं कह रहा था कि ये इसकी जो मैक्सिमम साइज है ये हमें डिफाइन करनी होती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अच्छा, असल में मैक्सिमम स्टैक जो है ना बाय डिफॉल्ट इसका एक साइज होता है, जैसे सी शार्प वगैरह में बने बनाए स्टैक मौजूद है, लेकिन उनका एक बाय डिफॉल्ट एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो वैल्यू ओवरफ्लो हो जाती है स्टैक में। और आप चाहो तो स्टैक की वैल्यू को सेट भी कर सकते हो, प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल है। आप कह दो भाई इसके अंदर इतने एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो फिर मैक्सिमम स्टैक वहां पर सेट हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गया ओवरफ्लो। अच्छा, फिर हम अगर पॉप करना चाहें, ठीक है, पॉप करते वक्त जाहिर है अगर मैंने एफ को पॉप किया तो एफ बाहर आ गया, तो उस सूरत में क्या होगा? तो अब टॉप क्या रह जाएगा? एफ को मैंने बाहर निकाल दिया, अब टॉप क्या होगा? 6 था पहले टॉप, अब क्या होगा टॉप? एफ बाहर चला 5। गया, एफ हाँ बिल्कुल जो है ना 5 हो जाएगा टॉप की वैल्यू। सर -1 हो जाएगा। बिल्कुल, अब टॉप की वैल्यू 5 हो गई, इसका मतलब है कि अब कंडीशन जो है चेंज हो गई, अब टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 नहीं है, बल्कि टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 है। टॉप की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, टॉप की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट सही होगा। डिलीशन में ये बिल्कुल जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप का मतलब यही होता है डिलीशन, तो जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हर मर्तबा, लेकिन पॉप करते वक्त फर्क क्या है? पॉप करते वक्त पहले पॉप करो, पहले एफ पॉप कर लिया फिर डिक्रीमेंट करो, ठीक है। इंसर्शन में क्या था? पहले इंक्रीमेंट करो, फिर जो है इंसर्शन करो, फिर आप पुश करो, ठीक है। पहले टॉप +1 कर रहे थे, फिर जो है हम पुश कर रहे थे, ये पुश का ऑपरेशन में था। लेकिन जब पॉप कर रहे हैं तो पहले पॉप करोगे, फिर बाद में आप डिक्रीमेंट करोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। तो पहले एफ पॉप कर लिया, टॉप की वैल्यू 5 को इंडिकेट कर रही है, फिर आप 5 में ई रखा हुआ है, ई को आपने पॉप कर लिया। पॉप हमेशा वही होगा जिसको टॉप इंडिकेट कर रहा है, टॉप इसको इंडिकेट कर रहा है, जिसको 5 को इंडिकेट कर रहा है, तो जाहिर है वही पॉप होगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट सर एक सवाल है। जी सर जैसे हमें इस पूरे स्टैक में से हमें सिर्फ ई को जो है वो पॉप करना हो, बाकी किसी एलिमेंट को ना करना हो, तो हमें सर एफ को पहले पॉप कराना पड़ेगा, फिर ई को कराएंगे, तो सर एफ को हमें फिर वापस पुश करना पड़ेगा, ये यही करना पड़ेगा ना सर? अगर दोबारा आपने रखवाना है एफ को तो दोबारा पुश करना होगा, बिल्कुल। ये तो हम जो तो पुश करते वक्त तो बताया जाता है कौन सी वैल्यू रखवा रहे हो, लेकिन पॉप करते वक्त कुछ नहीं बताया जाता, जिसको टॉप इंडिकेट कर रहा होता है वही पॉप होता है, ओके सर। ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ये आपने पॉप कर लिया, अब पॉप की वैल्यू दोबारा डिक्रीमेंट होगी, टॉप इक्वल टॉप -1, फिर क्या आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आपने डी को पॉप कर लिया, टॉप इक्वल टॉप -1 होगा, फिर 3, टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आपने सी को पॉप कर लिया, फिर टॉप इक्वल टू टॉप -1, फिर आपने बी को पॉप कर लिया, टॉप इक्वल टू टॉप -1, फिर आपने ए को पॉप कर लिया, टॉप इक्वल टू टॉप -1 होगा। अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई? जब ए को भी आपने पॉप कर लिया तो सर 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, टॉप की वैल्यू जब 0 हो गई और दोबारा आपने पॉप किया, टॉप की वैल्यू 0 है, यानी कि सारे चीजें निकल चुकी हैं स्टैक से, फिर आपने दोबारा पॉप किया, दोबारा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो क्या होगा? कुछ पॉप होगा? नो सर। कुछ भी पॉप नहीं हो सकता। क्यों पॉप नहीं होगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं स्टैक में, क्या पॉप होगा? कुछ है ही नहीं। तो ये चीज कहलाती है अंडरफ्लो। वो ओवरफ्लो बताया था, ये अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि जब टॉप की वैल्यू, स्टैक खाली है। हाँ, जब बिल्कुल स्टैक खाली है तो उसका मतलब है टॉप की वैल्यू जो है वो नल है, ठीक है। उस सूरत में जाहिर है लोअर बाउंड -1 किया तो टॉप की वैल्यू नल होगी। तो जब स्टैक खाली है, टॉप की वैल्यू नल है, उस सूरत के अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हर मर्तबा, इसका मतलब है पॉप ऑपरेशन करते वक्त हर मर्तबा चेक करना पड़ेगा कहीं कहीं टॉप की वैल्यू नल तो नहीं हो गई। अगर टॉप की वैल्यू नल हो गई है तो फिर हम पॉप ऑपरेशन को नहीं करने देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सर बात एक क्वेश्चन है जी। सर, मतलब अगर जैसे कोई एरे है उसमें कुछ मतलब 7 नंबर्स का एक एरे है, सम 7 एलिमेंट्स का। अब उसमें कुछ जगह कुछ डेटा लगा रखा हुआ और कुछ जगह सब नल है, बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब कोई एलिमेंट मतलब कुछ डेटा गिवन नहीं है, तब भी इस तरह ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का इशू होगा। यानी कि एरे, आप कह रहे हैं कुछ डेटा, दोबारा सवाल कीजिए। मतलब सर 7 इंडेक्स का एक एरे है, हाँ उस पे 6 7
पे कुछ डेटा रखा हुआ है लेकिन 4 3 पे नहीं है, फिर 1 ऐसा 2 हो ही में नहीं, रखा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 7 पे रखा हो 4 3 में, क्योंकि स्टैक के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। स्टैक के अंदर सबसे पहले जो जो पॉप होगा वो सबसे टॉप वाली वैल्यू पॉप होगी, बीच वाली तो कर ही नहीं सकते ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बीच में से गायब हो कुछ, ऐसा फिर वो स्टैक नहीं है। स्टैक की शर्त ही यही है कि हमेशा टॉप वाली वैल्यू डिलीट होगी पहले। नो सर, आप समझे नहीं, मैं बोल रहा था तो बीच हाँ मैं मिडिल समझ में कोई गया, वैल्यू आप कह रहे हो, दी आप नहीं कह रहे होगी, हो, आप कह रहे हो ये तो है, ये तो है, ये नहीं है, ये कह रहे हो ना आप। हमने दी नहीं है जस सर। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, दी नहीं है, क्योंकि ये पॉप होगा तो ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये हो सकता है कि ये ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि ये गायब है उसके ऊपर ये आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्टैक में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? तो स्टैक जो है ना, ट्रू स्टैक के अंदर जो है वो ये चीजें होती हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पुश मतलब ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, और पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन क्या होता है स्टैक के अंदर, और किस तरह से जो है ना स्टैक का जो लोअर बाउंड होता है एक्चुअली उसी को हम शुरू में इनिशियली इंडिकेट करते हैं टॉप से, और हर मर्तबा पुश करने से पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, और हर मर्तबा पॉप करने के बाद वैल्यू जो है टॉप की डिक्रीमेंट होती है, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। और अगर वैल्यू पुश करते वक्त अगर मैक्सिमम स्टैक के बराबर पहुंच जाए टॉप की वैल्यू तो वो ओवरफ्लो कंडीशन है। तो ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से जब अंडरफ्लो हो जाए, अंडरफ्लो का मतलब क्या है, आप पॉप करते गए एक एक करके आपने सारी चीजें पॉप कर दी, आखिर में टॉप की वैल्यू नल रह गई, ठीक है, नल हो आखिर में वैल्यू नल रह गई, नल वैल्यू के बाद अब आप तो पॉप नहीं कर सकते ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है स्टैक के अंदर। तो ये फिर कंडीशन कहलाती है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन के अंदर टॉप की वैल्यू नल होती है, और आप पॉप ऑपरेशन अगर करना चाहोगे तो पॉप कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि पॉप कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं। तो ये कंडीशन अंडरफ्लो कंडीशन कहलाती है। तो हमेशा पॉप करते वक्त अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी। सही है। तो ये मैंने मुख्तसर सा थोड़ा सा रिपीट भी कर दिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये 2 मिनट दिखा रहा है मेरे पास, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करता हूँ।